हाय एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता, एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे फेज चेंज स्पेसिफिकली वाटर केस में। और हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को थर्मोडायनेमिकली मॉडल करते हैं। और इससे हम एक इंपॉर्टेंट अपना इंटेंसिव क्वांटिटी कॉस्ट डिफाइन करेंगे जो हमारे लिए थोड़ी नई है और हमने अब तक इसे शायद नहीं देखा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है। इसका नीड काफ़ी ज़्यादा बेसिक टॉपिक होने की वजह से जो हम इसमें डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को डिराइव या फिर डिस्कस करेंगे वो सब चीज़ें आगे काम आती हैं फॉर हायर एनालिसिस। मोस्टली जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमारा ओवरऑल वाटर की जो जो ये वाला हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे मल्टीपल थर्मोडायनेमिक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है और ये आगे के टॉपिक्स में भी काम होता है। इसीलिए ये टॉपिक इट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और इसे पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है सो दैट हम उसे आगे जब ये चीज़ हमें आएंगी तो हमारे वी आर प्रिपेयर फॉर इट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेटअप से। सेटअप हमारा बेसिकली क्या है कि हमने एक यूनिट मास लिया है जिसका मास 1 kg ले लेते हैं। यूनिट मास 1 kg ले लो, 1 ग्राम ले लो, बट फॉर ऐसा यूनिट हम kg लेके चल रहे हैं। हमारे पास लिक्विड वाटर लिया है, 20 डिग्री पे लिक्विड ही रहेगा और हमने एक पिस्टिक सिलेंडर के अंदर उसे प्लेस किया जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर हमने पुश कर रखा है। ये पिस्टन है जो मूवेबल है और बाकी ये लिक्विड हमारा वाटर है। हमने यहाँ पे क्या लिया, इस पर प्रेशर जो है कांस्टेंट लिया है, वो हमने लिया है 1.014 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू। और हम क्या कर रहे हैं, इसे स्लोली हीट कर रहे हैं। सेटअप का ये इनिशियल पार्ट आई गेस माइट बी क्लियर। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि हमने जैसे जैसे इसमें हीट बढ़ा रहे हैं, मतलब हमने इसके अंदर हीट डाली थी, हमने हीट डाली, हमारा प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है, कुछ पी प्रेशर है। पी प्रेशर कितना है, 1 बार के अप्रॉक्स, नियरली 1 बार जो हमने लिया था 1.014, उतना प्रेशर हम अभी इसमें कॉन्स्टेंटली लगा रहे हैं। अब क्या होगा, धीमे धीमे ये जो लिक्विड है वो अपने सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच जाएगा। धीमे धीमे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो सैचुरेशन, फॉर द केस ऑफ बॉइलिंग ले लो, हम जब पानी को गर्म करते हैं, बॉइल करने के लिए जब हम उसे गर्म करते हैं तो एक पॉइंट तक वो गर्मी तो उसमें पानी में जाती रहती है। आफ्टर अ पॉइंट उसमें से पहला बबल निकलना स्टार्ट होता है, तो इस बार धीमे धीमे बबल्स बढ़ते रहते हैं। तो हम बेसिकली हम उसी स्टॉप पे पहुंचेंगे जहाँ पे ये जस्ट इनिशिएशन वाली स्टेज पे हमारे बबल्स का बनना है। जब हम सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, 20 अपना 1 बार यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी का सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आके हमारा पानी बॉईल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद हमारा ये सैचुरेशन टेम्परेचर पहुंच गया। सैचुरेशन टेम्परेचर से हम हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट बढ़ती जाएगी, हम हीट देते जाएंगे बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, हीट हम दे रहे हैं तो वो सारी हीट जा कहाँ रही, वो हीट बेसिकली जाती है लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन में। यानी कि हम जो भी एडिशनल हीट देंगे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, वो सारी की सारी हीट पानी को बबल बनाने में कंज्यूम होती रहेगी इंस्टेड ऑफ पानी का टेम्परेचर रेस करने के लिए। तो क्या होगा, पानी हमारा अब टेम्परेचर वाइज नहीं बढ़ रहा बट उसमें अमाउंट ऑफ बबल्स बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे उसके बबल्स धीमे धीमे बढ़ते रहेंगे। तो हम पानी की इस टोटली लिक्विड वाली स्टेट से मूव करे हुए हैं हीट की वजह से कुछ एक लिक्विड प्लस वाटर वेपर वाली स्टेज पे, जब दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं, सिमिलर टू द केस ऑफ बॉइलिंग, जब हमारे बबल्स और वाटर दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे वो लिटिल बिट ऑफ वेपराइजेशन है जो इस हीट को लेके जा रहा है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा और वो हीट का हमारे संग क्या हो रहा है। अब देखते हैं, हमने सिंस हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, हम सेचुरेशन टेम्परेचर पे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा वेपर बढ़ता जा रहा है, वेपर बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा सारा का सारा पानी वेपर की स्टेज पे पहुंच चुका होगा और लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर भी अब अपनी वेपर फॉर्म में पहुंच चुकी है। ये जब स्टेज आएगा तो हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर वाला फेज। जैसे ही हमारा सैचुरेशन वेपर पॉइंट पहुंचेगा तो हमारे पास कोई भी पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बचेगा, सबका सब वेपर बन चुका होगा। सो क्या होगा, हम इससे अगर आगे बढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब हम ये लिक्विड पहुंच चुके थे, हम लिक्विड से हीट करके इसको इस स्टेट में पहुंचाया जहाँ पे वो लिक्विड और वाटर को एग्जिस्ट कर रहा था। बट फिर हम जैसे इसमें और हीट बढ़ाएंगे तो वो वाटर वेपर ही बचेगा, इस जगह पे कहीं पे भी लिक्विड वाटर नहीं है। अगर मैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो वेपर है सिर्फ एक फेज में हो गया, तो इसकी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसके अंदर कोई और चेंजेस नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। सो हमने शुरुआत करी थी सिंगल फेज से, 1 फेज था हमारा, हम कुछ देर के लिए हम एक 2 फेज में पहुंचे और एंड में हम वापस से 1 फेज में आ गए। 1 फेज पहले लिक्विड था और वो बाद में वेपर बन गया। हम इसी चीज़ को टीवी डायग्राम पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने क्या लिया था कि मैंने प्रेशर लिया था 1 बार के अप्रॉक्स यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं बाकी सारी लाइंस को भी ये सबको इग्नोर कर दो, ये सब हटा दो, अभी सिर्फ इस 1, F, G और S, ये 4 पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग जो लाइन ड्रॉ हो रही है, जो कर्व ड्रॉ हो रहा है, उसको सिर्फ कंसिडर करो। ये पर्टिकुलरली कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हमारे करस्पॉन्ड कर रहा है। हमने जब पानी को हीट किया था वो 20 डिग्री पे किया था, यानी कि इस जगह पे स्टार्ट किया था 1 पे,
यहाँ पे कुछ लिक्विड था, वो लिक्विड हमने जब हीट किया तो धीमे धीमे उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है बट उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत धीमे बढ़ रहा है। तो ये ऐसे करते करते एफ तक पहुंचा। एफ पे जैसे ही वो पहुंचा तो ये बोल क्या, सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेट लिक्विड के बाद हमने बोला था कि वो धीमे धीमे अब क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इस पॉइंट के बाद देखो एफ से लेके जी तक हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ये 100 डिग्री सेल्सियस है, जो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है, कांस्टेंट है एफ से लेके जी तक। बट क्या हो रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ के पहुँचता है। जी पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड वेपर, क्योंकि इस पॉइंट पे आते ही मेरा सारे का सारा पानी वेपर फेज में पहुंच जाएगा। और फिर मैं जब जी से ज़्यादा हीट दे रहा हूँ तो मैं इसकी वो सारी हीट उसको वेपर को हीट करने में जा रही है, तो वो सबका सब जी से एस तक हीटिंग में चला जाएगा। तो मेरा स्टेट जो है वो ज़्यादा, एक वेपर है बट वो ज़्यादा गर्म है इन कंपेरिजन टू मेरा जो जी पे है। टेम्परेचर हम देख सकते हैं, जी पे जो हमारा टेम्परेचर, जी के बाद जो एस पे टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस से। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, बस से एफ तक जो मेरा टेम्परेचर राइज ज़्यादा हो रहा था, स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम था। एफ से जी तक मेरा टेम्परेचर राइज ही नहीं है बट मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। बट फिर मैं जी से जब वापस एस जा रहा हूँ तो मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम फिर से धीमे धीमे बढ़ रहा है बट मेरा टेम्परेचर करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। ओवरऑल हमें सेटअप क्लियर हुआ, हमारे साथ टीवी डायग्राम क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आप डिफाइन कर लेते हैं। पहली चीज़ है हमारा 1 से लेकर एफ तक हम जो भी लिक्विड स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड या कंप्रेस लिक्विड। इसका रीज़न ये है कि इस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड में जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे हमारा टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इसीलिए वो सब कूल्ड लिक्विड है। बट हम इस पॉइंट के बाद क्या, वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ गए, जो सैचुरेशन टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा और वो टू फेज लिक्विड वेपर मिक्स कहलाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट कर रही है। जी से लेके एस तक क्या हुआ, मैं सैचुरेटेड पे पहुंच चुका था, उसके आगे टेम्परेचर को हीट कर रहा हूँ, यानी कि मैं जो लिमिटेड अमाउंट हमें देना था, हीट टेम्परेचर का अमाउंट होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा पहुंच गया हूँ, यानी कि सुपर हीट हो चुका है। इसीलिए हम इस वाले स्टेट को सुपर हीटेड वेपर बोलते हैं। इसका टेम्परेचर लिमिट जो अमाउंट का हीट था उससे ज़्यादा होने की वजह से, उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सुपर हीटेड वेपर कहलाता है। तो ओवरऑल हमारे पास एक पर्टिकुलर टीएस डायग्राम के, टीवी डायग्राम के लिए तीन डिफरेंट स्टेट्स डिफाइन हो, तीन डिफरेंट स्टेट्स के नाम डिफाइन हो। अब बात करते हैं एक नया पैरामीटर जो हमने डिस्कस किया था, क्वालिटी। एक नई इंटेंसिव क्वांटिटी होगी, क्वालिटी को हम डिनोट करते हैं एक्स से, स्मॉल एक्स। अब इसका रीजन क्या है, हम इसको ऐसे प्रॉपर्टीज ओवर प्रॉपर्टी, सिंस हमारा ये जो एफ से लेके जी तक है स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होने के बावजूद भी स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमने एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन किया जो हमें ये बताएगा कि हमारे इस सिस्टम के अंदर कितना लिक्विड ऑफ वेपर है इस कंपेरिजन टू टोटल मास जो हमारे पास अवेलेबल है। ये हमें ट्रैक करने में हेल्प कर रहा है कि हमारे धीमे धीमे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है वेपर का कंसंट्रेशन और कितना लिक्विड का कंसंट्रेशन, हम वो निकाल सकते हैं उसी के ही रिलेशन में कितना घट रहा है। अब हमने इसे डिफाइन कैसे किया, जैसे मैंने बोला हम कितना मास ऑफ वेपर है डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास सम होगा ना, जितना वेपर और लिक्विड है दोनों में जितना भी है उन दोनों का सम टोटल मास को बता रहा है। तो हमारा जो एक्स है वो इन दोनों का रेशियो है। सो अगर मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे एफ पे हूँ, एफ वाले पॉइंट पे क्या हुआ, जस्ट वाटर का बबल में स्टार्ट होना, मतलब बबल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। सिंस बबल जब है ही नहीं तो वेपर का कोई प्रेशर वहाँ पे होगा ही नहीं, मास। तो वो अगर वेपर का मास नहीं है तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी, जीरो। तो अपना जब ये जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो हो गया हमारा जीरो हो गया। तो सैचुरेटेड लिक्विड के केस पे एक्स हमारा जीरो होता है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो एक्स की वैल्यू जीरो से आगे बढ़ेगी, थोड़ी आगे बढ़ी, मान लो 10 20 चली गई, 50 चली गई, फिर ऐसे ऐसे करते करते 80 90 तक पहुंच गया। फिर जब मेरा जी वाला पॉइंट आएगा तो क्या होगा, जी वाले पॉइंट पर आप पहुंचते ही मेरा क्या होगा, सारा का सारा जो लिक्विड था फॉर्म में, जो वाटर था वो सबका सब ट्रांसफर हो चुका है वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में वो जस्ट पहुंचा है और सारा लिक्विड खत्म हो गया। तो मेरे यहाँ पे वेपर क्या है, वो टोटल मास ही वेपर बन जाएगा। टोटल मास अगर वेपर बन जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारा इक्वल हो जाएगा। इस केस में हमारा मास ऑफ वेपर जो है वो मास टोटल के इक्वल ही है। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो 1 होगा, इसीलिए हमारा एक्स इक्वल टू 1 होता है सैचुरेटेड वेपर। एक्स इक्वल टू 1 होता है जी पे, ये सैचुरेटेड वेपर पे, और एफ पे हमारा था एक्स इक्वल टू जी। सो हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। एक्स को हम अभी यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं बट हम एक्स को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, एज अ परसेंटेज। एक्स को अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो हमारा क्या सेंस बनता है, एक्स परसेंटेज का मतलब हुआ कि हमारा जब हम एक पॉइंट एफ से जी तक जा रहे हैं तो हमारा जो वेपर है वो कितना परसेंटेज जगह घेर रहा है हमारे सिस्टम की। कहने का मतलब एफ पे हमारा वेपर है उसका कोई जगह ही नहीं थी क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो जीरो था। बट धीमे धीमे उसका एग्जिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा जगह ले रहा है, इसीलिए फाइनली पहुँचते पहुँचते वो 100% जगह ऑक्यूपाई कर रहा है।
इसीलिए वहाँ पे एंड तक पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू 1 है, करस्पॉन्डिंगली 100%। तो क्वालिटी इज जस्ट अ पैरामीटर जो हम इसे डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम ट्रैक रख सकें कि हमारे पास कितना वेपर है इन द गिवन सिस्टम। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। हमने जो चीज़ भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, कैसे हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं विद इन दिस वेपर डोम रीजन। क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम उन्हें ऐसे यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा चीज़ों का अप्रोक्सीमेशन लेना है, साथ साथ हमें इस पैरामीटर को वहाँ पे यूटिलाइज करना है। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। क्वालिटी जैसा पैरामीटर डिफाइन करने के बाद ये ज़्यादा क्लियर होगा कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ ये सेटअप की हम कैसे ये सारा एनालिसिस करते हैं थ्रू आर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।